हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025, यूपीपी 2025 की जो वैकेंसी आने वाली और यूपी होम गार्ड की जो वैकेंसी आने वाली 45,000 समथिंग, उन सब के लिए ये क्लास होने वाली। तो आप सभी लोग कमर कस लीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, ठीक है? तो इतिहास के पीवाईक्यू आपके कराए जा रहे हैं यूपी होम गार्ड से। यूपी होमगार्ड पुस्तक से, जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम से अपडेटेड ये पुस्तक है। इसमें 2/11/2025 के क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं 2/11/2025 के अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पुस्तक ही आपकी अपडेटेड है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो सभी लोग अपने दोस्त मित्र तक फटाफट शेयर करेंगे सेशन और इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई 2025 की जो एग्जाम डेट डिक्लेयर्ड होने वाली है, वो लगभग लास्ट दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी में होने के चांस बताए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा जो बताई जा रही डेटें, वही मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे रही हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोग भी जानते रहे, क्योंकि सेंटर सारे खोजे जा रहे हैं, है ना? आपके लैब वगैरह खोजे जा रहे हैं जहां पर, क्योंकि उससे होगा तो जाहिर सी बात है सेंटर खोजना पड़ेगा। तो यूपीएसआई 2025 की लास्ट दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें, और ये अपडेटेड पुस्तक है इसलिए आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। पिछली वाली वीडियो में हमने आपके प्राचीन इतिहास के बारे में बातचीत किया है, और इस वाले वीडियो पर मध्यकालीन और साथ में हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चनों की, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी, मतलब थोड़े से हम आधुनिक भारत के भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है? प्रयास करेंगे पूरा ही समाप्त हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 400 क्वेश्चन के अबव है। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बढ़िया से अच्छे से सेशन को लीजिएगा। आपको मजेदार सेशन लगेगा, क्योंकि अब हमने आपको हाईलाइट करना भी सिखा दिया है कि कर्नाटक युद्ध भारत में किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़े गए थे। तो आप यहाँ पर कहेंगे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़े गए थे। कर्नाटक युद्ध आपका कब है? तो आप कहेंगे कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में प्रभुत्व के लिए लड़े गए थे। इस युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिएगा अब आपके यहाँ पर शानदार क्वेश्चन भी बनते हैं कि ब्रिटिश कब आए थे भारत, कब आए भारत, ठीक है? जल्दी से, पहली बार कब आए? तो आप क्या कहेंगे? ब्रिटिश भारत कब आए, बताएंगे? आप में से कमेंट किया करना ना, इसका आंसर्स कमेंट करना कि ब्रिटिश भारत कब आए, ठीक है? ब्रिटिश भारत कब आए थे, जल्दी से, ठीक है? तो ऑप्शन दे देते हैं हम। 1600 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, या 1604 ईस्वी में। कमेंट करिएगा कौन सा सही आंसर होगा। और हाँ, यहाँ पर आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट करते चलना, आपको बेहतरीन चीजें मिलती चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला, जिसे घेरिया के नाम से, किस नाम से? घेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसने मराठा नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका और शिवाजी महाराज के शासन काल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य किया। अब इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे विजय दुर्ग किला। कौन सा विजय दुर्ग? विजय दुर्ग किला को घेरिया के नाम से जाना जाता था, या जाना जाता है। यह किला मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक या आपके रणनीतिक गढ़ था, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान। अगर मैं आपसे पूछ लूं छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल कब से लेकर कब तक था, यहां से बताएं, कब से लेकर कब तक था? क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे? 1674 में रायगढ़ में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो कब से? 1674 से लेकर के 1680 तक रहा पहला शासनकाल, ठीक है ना? क्या पहला शासनकाल 1674 से लेकर 1680 तक रहा, फिर इसके बाद इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, ठीक है? आ जाओ भाई। अजंता की प्राचीन शैलकृत, अजंता की प्राचीन शैलकृत
गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आप क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में। औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजी इसका नाम पड़ चुका है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है? जिले में स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट बात ये भी आपकी हो जाती है। अगला कहा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कल भी बताया था मैंने, 1336 में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय ने, या बुक्का राय प्रथम ने करवाई थी। किसने? बुक्का राय प्रथम ने करवाई थी। ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपका अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे। अजंता की गुफाओं का निर्माण तो सातवाहन और वाकाटक राजवंशों के संरक्षण में हुआ था। किसके? सातवाहन। कौन? सातवाहन और वाकाटक, ठीक है ना, वाकाटक राजवंशों के संरक्षण में। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संगम वंश कितने भागों में टूटा था? कमेंट करके बताएं। जो मैंने आपसे पूछा है, संगम वंश कितने भागों में टूटा था? ठीक है ना, इसका आप उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर देंगे। आगे आते हैं। जो ना है वो कमेंट करना, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। अगला प्रश्न कहा गया है कि दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी फूल जैसी आकृति, कैसी आकृति? फूल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उस तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? मतलब इस टेम्पल को तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? फरी कहा गया बुर्ज साहबा, कहा गया फरी आपके बुर्ज साहिबा। 2025 का अपडेटेड क्वेश्चन है, आपके यूपी पुलिस एसआई स्टेनो एएसआई क्लर्क में पूछा गया। अभी आपके इसी महीने की बात है, ठीक है, 1 और 2 तारीख को जो एग्जाम हुए थे। अपडेटेड बुक आप सभी के समक्ष रखी जा रही है। ठीक है ना, आ जाओ भाई। कहा गया आपके फरी बुर्ज साहबा एक ईरानी कहा गया आपके कनाडाई वास्तुकार है, जिन्होंने प्रसिद्ध लोटस टेम्पल मंदिर को डिजाइन किया। इस मंदिर को 1986 में पूरा किया गया था। कब? 1986 में पूरा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपके अरट्टू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा त्योहार है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि बात किसकी की गई? अरट्टू त्योहार किस राज्य का? तो आप कहेंगे केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का। तो आपके अरट्टू त्योहार केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार केरल के कहा गया आपके पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। तो कौन सा मंदिर? तो आपसे केवल इतना पूछा जाता है, पूछा जा सकता है आगे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है। कहाँ पर होगा? तो आप बोलोगे केरल में है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे आगरा की मोती मस्जिद, कौन सी मस्जिद की बात की गई है? तो आप कहेंगे आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के। आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1647 से लेकर 1654 ईस्वी के अवधि में बनवाया। यह आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी। किससे बनी? सफेद संगमरमर से। अगर मैं आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछ लूं कि यूनेस्को की स्थापना कब होती, इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट करें। स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब होती? तो आप कहेंगे 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो आप कहेंगे पेरिस में है। पेरिस कहाँ के? फ्रांस की राजधानी है। अगर पूछ लिया जाए कि आपके पेरिस किस नदी के तट पर है, कमेंट करना, पेरिस किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है ना? अब बताओगे इसका उत्तर। 98 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? चलिएगा, किस नाम से शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है? कोई है क्या? मुगल सम्राट खुर्रम को किस नाम से? शाहजहां के नाम से जाना जाता है। कौन है?
शहजादा खुर्रम, तो आप कहेंगे शाहजहां। आइए ऑप्शन में खोजते हैं, तो आप कहेंगे शाहजहां को। किसको जाना जाता है? शाहजहां को। ठीक है, चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहां पर होगा। ओके, आगे कहा गया है कि मुगल सम्राट शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ये याद करना है। इनके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई था। इनके पिता का नाम जहांगीर, वही जहांगीर जो अकबर का पुत्र हुआ करता था। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री कहा गया आपके अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल से हुआ था। इसने दिल्ली के निकट शाह कहा गया आपके जहानाबाद, कौन सा? शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी करवाई थी, ये भी याद रखना। राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने। जहां इसने लाल किला या सुरक्षा दुर्ग के रूप में स्थापित या निर्माण किया। इसके अलावा इसने ताजमहल किसकी याद में? तो ताजमहल मुमताज का मकबरा या मुमताज की याद में आगरा में करवाया था। कहां पर? आगरा में स्थित है, जिसके वास्तुकार उस्ताद ईसा खां थे, है ना। और इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके? शाहजहां के शासनकाल का। बहुत ही मतलब ठीक ठाक इंसान था, है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए शाहजहां की बेगम मुमताज कौन सी नंबर की पत्नी थी, बताएंगे जल्दी से? मुमताज महल शाहजहां की कौन सी क्रम की पत्नी थी? तो आप कहेंगे चौथे क्रम की पत्नी थी। कौन सी? चौथे क्रम की। ठीक है, जबकि मुमताज उनकी चौथी पत्नी थी, वहां शाहजहां की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। इनके लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर ये बात पूछ लिया जाए कि ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया और कब पूरा हो गया, ताजमहल तो 1632 में इसका निर्माण हुआ और 1653 में इसका कार्य पूर्ण हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल को यूनेस्को की श्रेणी में कब डाला गया? 1983 में। ठीक है, क्या बोलोगे? ताजमहल को यूनेस्को की श्रेणी में कब डाला गया? तो क्या बोलेंगे? 1983 में। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया राजा लेगुला नरसिंह देव, नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2024 का क्वेश्चन है। पहली बात तो कहा गया राजा आपके लेंगुला नरसिंह देव द्वारा, नाम इनका याद करो भाई साहब, है ना। निम्न में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? निम्न में से इनके द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो आप कहेंगे यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। इसका निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा कहा गया आपके लेंगुला नरसिंह देव प्रथम। हम लोग कितना पढ़ते और पढ़ाते हैं? तो केवल इतना, नरसिंह देव प्रथम के शासन काल में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1238 से लेकर 1264 में करवाया गया था। बस इतना पढ़ा दी। अगर पूरा नाम आ जाए इनका तो याद रखना, या केवल राजा लेंगुला पूछ लिया जाए तो भी याद रखना। ठीक है, राजा लेंगुला। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए गंग वंश के संस्थापक कौन थे? इधर लिखो, संस्थापक। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बोलोगे? धर्म महाराज या महाधिराज के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या? धर्म महाधिराज के नाम से, धर्म महाधिराज के नाम से, या इसी को कोंकणी वर्मन, इनका ही नाम है क्या? कोंकणी वर्मन। ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो। आगे आते हैं, कहा गया बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने किया था? बंगाल शब्द जुड़ा है, कौन सा? बंगाल। ठीक है, स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने किया? कहा गया हुसैन शाह, मुर्शिद कुली खान, या आपके शमसुद्दीन, कहा गया इलियास शाह, या अली वर्दी खान। बताओगे सही आंसर से क्या होगा? आप कहेंगे शमसुद्दीन, आपके इलियास शाह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो शमसुद्दीन आपके इलियास शाह 1342 से लेकर 1358 तक स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना की। वह आपके कहा गया इलियासी शाही राजवंश का
या इलियास शाही राजवंश का संस्थापक था? ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी यहां से प्रश्न बन सकता है। संस्थापक का, इसने शासन के तहत कहा गया पांडुआ या हुगली बंगाल सल्तनत की राजधानी थी। ठीक है, इसके शासन के तहत कौन सा पंडुआ या हुगली बंगाल सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? बात पूछी गई है पानीपत की। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ठीक है ना, और किसके बीच हुई? चलो तो 1500, क्या बोलोगे, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। ठीक है ना, कब होती है? 1556 में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, किसके बीच होती है? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को सूर्यवंश के इस्लाम शाह के प्रधानमंत्री हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। इसमें हेमू की पराजय हुई और अकबर विजय हुआ। अब जाहिर सी बात, एक पराजित होगा और एक विजित करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध बताएंगे। यहाँ का तो सही आंसर आप पा लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब? तो 1526 में होता है। ठीक है ना, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1761 में होता है। ठीक है ना, ये देखो लिखा है, ये पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक है ना, इसका सही आंसर डी होगा। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों बता दे। अहमद शाह अब्दाली अफगान और आपके मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में हुआ था। तो अफगान और मराठा के बीच में, ऐसे याद कर, अफगान और मराठाओं के बीच में। ठीक है ना, अगर नाम याद करो तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में हुआ था। ओके, अब आता है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? किसकी बात पूछी गई? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए और उनके संस्थापक कौन थे और कब से कब तक चला, इसके बारे में आप लोग बताएं। तो क्या बोलोगे? दिल्ली सल्तनत, है ना, आ जाओ भाई। कहा गया वर्ष 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था, क्योंकि पहला राजवंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश। लिखते जाओ अब। ठीक है ना, कौन सा बोलोगे? गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। 1206 से लेकर 1290 तक चला। 1206 से लेकर 1290 तक चला। दूसरा कौन सा? तो खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक चला। कब तक? 1320 तक चला। ठीक है, तीसरा आपका आता है कौन सा? तो इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होते। तीसरा संस्थापक कौन? तो आप कहेंगे तुगलक वंश। यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो लिख लो भाई, यहाँ पर कहें तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश, जो आपका 1320 से लेकर के 1320 से लेकर 1414 तक चला। ठीक है, 1414, और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक रहे। कौन से रहे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर आता है आपका सैयद वंश। क्या आता है? सैयद वंश, और इसके संस्थापक हैं आपके खिज्र खान, और ये आपके 1414 से लेकर 1451 तक चला। ये भी आप जान। फिर सबसे बाद में या लास्ट में आता है लोधी वंश। बहलोल लोधी इसके संस्थापक होते हैं, और ये आपके 1451 से लेकर 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक जाता है। 1296 ईस्वी में कहा गया जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में करके स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखेंगे क्या? तो आपको याद कैसे रखना है? छोटी सी कोई ट्रिक बना लीजिएगा। गुलाब खिला तोड़कर सूंघ लो। ठीक है ना, ये ट्रिक है, गुलाब खिला तोड़कर सूंघ लो। अगला क्वेश्चन 103, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, दिल्ली का पहला सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में यह दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के महत्वपूर्ण 5 से 6 फैक्ट बताएं। क्या बता सकते हैं महत्वपूर्ण, है ना। पहली बात तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना, जो गुलाम वंश की स्थापना भी किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक रहे। उन्होंने कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया, बता दिया मैंने ना। दूसरा फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की, साहित्य और कला को संरक्षण दिया, और ये आपके चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। ये याद रखोगे क्या, याद रखेंगे क्या, जल्दी से बताएं। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ना। और क्या है, आप कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा दान करने वालों में से एक थे, तो इन्हें दान के लिए भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक दान बहुत करते थे, इसलिए इन्हें दान के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। आ जाओ, लाख लाख बख्श की उपाधि दी गई अपनी उदारता के कारण। उन्हें लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान करते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे अजमेर में, है ना। कौन सा 2.5 दिन का, 2.5 दिन का, ठीक है, झोपड़ा का निर्माण करवाए थे, ठीक है ना। कहां पर, अजमेर में। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाए थे, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाए थे। राजधानी इन्होंने लाहौर को अपनी बना और बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती 1210 ईस्वी में। आगे आते हैं, इतना अगर इनके बारे में पढ़ लेंगे तो काफी है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो आप यहां पर कहेंगे हरिहर और बुक्का प्रथम, दोनों प्रथम है, तो इसलिए लास्ट में केवल प्रथम लिख लो। बुक्का राय प्रथम 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा अभी इधर ओके ओके, तो नीचे आ रहा है, चलिए। तो क्या बोलोगे, आप कहेंगे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला था, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के मध्य तक अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद उसका पतन हो गया। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई, तो 1565 में। कब, 1565 में। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बताएंगे। तो क्या बोलोगे, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत या सल्तनत जो थे, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के बीच लड़ा गया था, कब, 1565 में, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की हार हुई, जिससे उसका पतन हो गया था। तो याद रखना किसके बीच, तो आपके विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर महत्वपूर्ण रखे थे। आगे आता है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहां पर है। किसकी बात कहेगी, अकबर के मकबरे की बात, ठीक है ना। अकबर का मकबरा, तो आप कहेंगे आगरा के सिकंदरा में है, ठीक है ना। आगरा के सिकंदरा के पास अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा नामक स्थान पर स्थित। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा 1605 से लेकर 1613 से मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, ठीक है ना। अकबर के मकबरे में जब आप कभी जाओगे तो इनके 4 मुख्य द्वार हैं। कितने, 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की बात कही जाती है। इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इसलिए पहले तो किया, लेकिन बाद में मतलब बहुत से सुधार अकबर लेकर आए थे, तो इसीलिए इन्हें अकबर महान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, कभी जाइएगा अकबर के मकबरे में तो आपको बड़ी शांति मिलने वाली है, ठीक है ना। और ऐसा दरबार, ये जो दरबार हैं, जो मुख्य द्वार होते ऐसे बने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा छोटा बालक जब जाएगा तो उसको लगता है कि कहीं ये ऊपर वाली हमारे सर पर लग ना जाए, और बड़ा से बड़ा भी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने कहा कि हमारे पिता के सामने हर कोई सर झुका कर जाएगा, ऐसा कुछ था, कोई कहानी थी, इसके पीछे रीजन थे। आगे आते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का
उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा कौन हो सकता है? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आ गया? इब्न बतूता, ठीक है ना, प्रसिद्ध अफ्रीकी या मोरक्को से आया था। अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को एक देश है। यात्री, विद्वान तथा लेखक था। इसका मूल नाम शेख अबू का आगे अब्दुल्लाह फतेह था। याद कर लो भाई, अब्दुल्लाह फतेह था। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसकी विद्वता देखकर इसे दिल्ली काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की यात्रा वेदांत का नाम रहेला था। क्या? रहेला, या रेहला कह सकते हैं, या इसी का नाम रहेला। तो रेहला नामक से जानी जाती है। और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया था। क्या? इब्न बतूता ने दिया। अगला आता है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक और आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया? तो आप कहोगे अकबर महान था। कौन था? अकबर, ठीक है ना। कहा गया मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त किया था। अकबर तीसरे मुगल बादशाह। पहले कौन थे? आप कहेंगे बाबर, दूसरे हुमायूं और तीसरे अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया उसने। दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत भी की थी। किसने? अकबर ने। आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2021 के पेपर का है, तो इसलिए आप इन्हें टालिएगा नहीं कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे ना। अपडेट बुक आपके पास लेकर जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि अकबर से संबंधित 10 नए फैक्ट और न्यू फैक्ट जो अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, बताएं बताएं। कोई ऐसे 10 फैक्ट है अकबर को लेकर के? बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अकबर के नाना प्रकार के नाम थे, जैसे अकबर नाम नाना शेख अली अकबर, है ना, जमी के नाम पर रखा गया था। और इसका अर्थ होता है आपके पूर्ण चंद्रमा, ठीक है ना। ठीक है, इनके जो बैरम खान अकबर के संरक्षक थे और उन्होंने 1556 से लेकर 1560 तक शासन किया। अब पूछा जाता है, अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था बैरम खान से संबंधित। पानीपत की द्वितीय लड़ाई इन्हीं के शासनकाल में अकबर के 1556 में होती। अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई। हेमू जो कि पराजित हुआ और अकबर विजित हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, ठीक है ना। महाराणा भी कोई हारने वालों में से नहीं थे, ठीक है ना। तो आप हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कहा गया है कि समुद्र से पहली मुलाकात आपके गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पुर्तगालियों से मुलाकात की और यहीं पर उन्होंने पहली बार समुद्र देखा था। और समुद्र कर या आपके जो ब्लू या नीली शांत क्रांति थी उसके लिए टैक्स भी दिया था, ठीक है ना। ठीक है, आगे आता है कि आपके इनके दरबार पे 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है ना। और फतेहपुर सीकरी शहर जो 1571 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया। किसको? फतेहपुर सीकरी को, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ अनुभाग जैसे आपके महाभारत, रामायण और भगवत गीता जैसे प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अगर पूछ लिया जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किसने किया था? खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कादिर बदायूनी ने। कादिर बदायूनी, ठीक है ना। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत तरीके से तैयार की जा रही है आपके, ठीक है ना। इस अनुवाद को रज्मनामा अर्थात युद्ध की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या? आगे आते हैं। आगे ईरान से दिल्ली तक कलाकार मीर सैयद अली और आपके अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? इसका उत्तर देंगे आप। उत्तर चीटिंग करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करो, खुद समझने का प्रयास करो, ठीक है। आपके अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? आप कहेंगे हुमायूं आया था। कौन? हुमायूं आया कहाँ था, है ना? हुमायूं। कहा गया मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है।
हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और आपके अब्दुल समद थे और उन्हीं के साथ वह भारत आया था। साथ ही मीर सैयद अली को कहा गया नादिर उल अस्त्र और अब्दुल समद को सीरी कलम, कौन सी कलम? सीरी कलम की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे आते हैं। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? किससे? थॉमस रो से था। मुगल सम्राट बताना है। यहाँ पर कौन बता पाएगा मुगल सम्राट कौन थे? तो यहाँ पर कहीं पर भी जहांगीर भाई साहब दिखे तो आप उनका नाम लगा दीजिएगा। कौन है? जहांगीर, ठीक है। आगे आते हैं। आगे शाही फरमान मुद्दों पर मुगल सम्राट जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत बंदरगाह पहुंचा। थॉमस रो वर्ष 1619 तक भारत में रहा। थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम मतलब शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। इसी को क्या कहा जाता है? शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगान या फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? बताएंगे। पैतृक सिंहासन पर बैठा तो कब? 1494 ईस्वी में। कब? 1494 ईस्वी में, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी को होता है भाई। कब होता है? 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज का वंशज था। पिता आपके उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि 1494 में फरगना शासक बना। उसने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में इसमें में समरकंद पर अधिकार किया। कहां पर? समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर विजय प्राप्त। विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। मुगल वंश की क्या रखी? नींव रखी। अगर पूछ लिया जाए कि मुगल वंश की नींव और कब से कब तक रहा मुगल वंश, बताएं जल्दी से। अब ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? 1526 से लेकर 1857 तक। 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक मुगल लोग रहे, है ना। लगभग 300 साल तक शासन किया। 300 से ज्यादा। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर, पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर कहाँ की बात कही गई? पुरी में, ठीक है। क्या बोलोगे? पुरी में, ओके, ठीक है। पुरी में, अब इसको क्या हो गया भाई? कहाँ की बात करेंगे? पुरी में, ठीक है। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से? किससे? राजवंश से पूछा गया, ठीक है ना। बताओगे क्या? किस राजवंश से है? किस राजवंश से है? ठीक है, आ दो भाई। किस राजवंश से है? तो आप कहेंगे गंग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ना। क्या बोलेंगे? सी इज राइट आंसर, ओके। आगे आते हैं। अब यहाँ पर अभी लैपटॉप हैंग कर गया है ना, पेन ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। चलो चलिए 1 सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा ना। आप सभी लोग बने रहिए ऐसे ही सेशन पर।
चलिए आगे आते हैं कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किससे, तो गंगवंश से था। किससे बोलेंगे आप, गंगवंश से। कहा गया पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन कहा गया आपके चोड़ गंग देव द्वारा किया गया था। मुख्य मंदिर आपके कहा गया वृक्क रेखी, कौन सा, वृक्क रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंदिर है। भगवान जगन्नाथ कहा गया आपके बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देवता है। मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए हिंदुओं के 4 धामों के नाम बताएं। 4 धाम, हिंदुओं के 4, ओके, हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, तो कौन कौन से होंगे, तो एक तो जगन्नाथ का पुरी मंदिर है ना, जगन्नाथ। एक है आपका बद्रीनाथ, कौन सा बोलेंगे, बद्रीनाथ। एक होगा आपका जगन्नाथ, हो गया, 2 हो गए। तीसरा आप बोलेंगे द्वारका, क्या, द्वारका, ठीक है। और चौथा आप बोलेंगे रामेश्वर, रामेश्वरम, ठीक है ना, क्या, रामेश्वरम, ठीक है। तो कौन कौन से है, जगन्नाथ का जगन्नाथ मंदिर या आपके जगन्नाथ है ना, पुरी का जगन्नाथ या पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम, ये 4 आपके 4 धाम है हिंदुओं के। अगला क्वेश्चन आता है अमुक्त माल्यद, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, अमुक्त माल्यद, ठीक है। अमुक्त माल्यद जो तेलुगु में राज कौशल या शासन कला पर एक कृति किसकी रचना किसने किया था, ये पूछा गया। तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय ने किया था। किसने, कृष्णदेव। 16वीं सदी में राजा कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेवराय ने आपके अमुक्त माल्यद की रचना किसकी, अमुक्त माल्यद की रचना की। उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जिसे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, आप कहेंगे अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। कहा गया वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया, तो कौन था। इसका आंसर सोच समझ कर देना। 2021 के यूपीएसआई पूछा गया, हो सकता है 2025 में रिपीट कर दिया जाए ये क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था। कैसा सेनापति था, अरब सेनापति था, ठीक है, अरब का सेनापति था, जिसे इराक के गवर्नर जनरल अल कहा गया हज्जाज ने सिंध शासक दाहिर को दंड देने के लिए भेजा था और 711 ईस्वी में इसने सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में शामिल किया। अल हज्जाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाजों के बदले जुर्माने की मांग की, किंतु दाहिर ने असमर्थता दिखाते हुए कहा कि उसका उन लुटेरों या लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है और क्रुद्ध होकर खलीफा अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम को भेजा था। किसको भेजा, कासिम को भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हरियर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। किसकी बात कही गई, हरियर और बुक्का, ठीक है। हरियर और बुक्का की बात कही गई, ठीक है ना। तो हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किस, तो आप कहेंगे 1336 ईस्वी में। कब, 1336 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर है भाई, ये 1336, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आता है विजयनगर नगर दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित है। उसकी स्थापना 1336 में हरियर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति खो रहा था, तब हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और दोनों भाइयों ने दक्षिण में कावेरी और उत्तर में कृष्णा के बीच पूरे क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में उन्हें सफलता मिली थी। क्या मिली, सफलता मिली थी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, कहा गया 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में
इसकी बात, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या आपके लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे कौन? कहा गया आपके बसवाना, ठीक है ना। किसने किया? तो आप कहेंगे बसवाना। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या आपके लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व आपके कहा गया बसवाना ने किया था। किसने किया? बसवाना ने। इंपॉर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय अद्वैतवाद पर बल देता है और इस संप्रदाय से संबंधित लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद पुराण और तथा सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। आज आगे आते हैं। आगे यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? अगर मैं पूछ लूं यमुना नदी के तट पर कम से कम 5 शहरों के ऐसे नाम बताएं जो स्थित है यमुना नदी के तट पर, बताएं। तो आप क्या बोलोगे? हुमायूं। कौन है? यहाँ का सही आंसर क्या होगा? हुमायूं। ठीक है। कहा गया यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीनपना शहर के मुगल काल के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। हुमायूं ने दीनपना पुस्तकालय की स्थापना की और जिसकी सीढ़ियों से फिसल जाने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। अब मैंने पूछा कम से कम 5 शहर, तो पहला तो आपका क्या हो गया? यहाँ पर यमुना नदी यहाँ है तो दिल्ली ही हो गया। क्या हो गया? दिल्ली। दूसरा अगर आगरा, क्या बोलोगे? आगरा। तीसरा पूछ लिया जाए मथुरा, मथुरा, राधा 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 राधा। चौथा इटावा, इटावा है ना, इटावा। और पांचवा आप कह सकते हैं कि प्रयागराज भी तो आपका किसके तट पर है? तो यह गंगा यमुना सरस्वती के तट पर है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यमुना नदी से उसकी सहायक नदी मथुरा में इटावा में कौन सी मिलती है? बताए। यमुना नदी की सहायक नदी ऐसी कौन सी है जो इटावा में मिलती है यमुना से? डिट्टो यही प्रश्न पूछा गया था। बताए। चंबल नदी। कौन सी? ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। चंबल नदी है ना। और ये यमुना की सहायक नदी ये कहां पर मिलती है? इटावा में मिलती है इनसे, यमुना से। यमुना सबसे बड़ी आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो आप कहेंगे गंगा की। ठीक है ना। सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे यमुना नदी। किस मकबरे को अहमद शाह का, एक सेकंड, अहमदाबाद का कहा गया एक्रोपोलिस कहा जाता है किस शहर को? तो आप कहेंगे सरखेज रोजा को। किसको? सरखेज रोजा को। ठीक है। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक कहा गया एक्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोपोलिस। अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। कहा गया सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया। मान्यता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद या आपके गुट्टू गंज बख्श, शेख अहमद गुट्टू गंज बख्श की याद में उसका निर्माण करवाया था। याद कर लो भाई। ठीक है। इसका निर्माण करवाया था। यह अहमदाबाद के खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस मकबरे के निर्माण का कार्य सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा कराया गया, परंतु इसे पूर्ण करने का श्रेय कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है। यह एक वर्तमान में यह क्या पर्यटक स्थल बन चुका है। क्या? पर्यटक स्थल। कहा गया आपके वेलसलेश्वर या आपके कहा गया वेलसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? ठीक है। वेलसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे हेलीविडू में। कहां पर है? हेलीविडू में। तो आपके वेल्स का आगे आपके वेल या आपके वेलसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हेलीविडू या आपके हेलीविडू नामक स्थान पर स्थित। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। आपके कहा गया आपके वेलसलेश्वर मंदिर एक सितारे के आकार किसके? स्टार की तरह है आकार की स्मारक है। यह मंदिर आपके द्विकुटा, कौन? द्विकुटा है, जिसका अर्थ है वेलसलेश्वर और आपके शांतलेश्वर नामक 2 मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? तो आप कहेंगे पहला आपका
वेलसलेश्वर और शांतलेश्वर नामक 2 मंदिर हैं। मंदिर का अन्य एक आकर्षण क्या है? गरुड़ स्तंभ भी है। क्या है? गरुड़ स्तंभ भी है। ठीक है, आगे आते हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? किसको इसका आंसर पता है? छत्रपति तो क्या बोलोगे? भोसले से। भोसले मराठा घराने से छत्रपति शिवाजी महाराज जी संबंधित थे। ठीक है ना, आ जाओ आगे आते हैं। आगे छत्रपति शिवाजी भोसले राजघराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक, मतलब 1627 में इनका जन्म होता है, मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। इन्होंने छापामार युद्ध जिसको आपके गोरिल्ला वार भी कहते हैं, नई शैली शिव सूत्र विकसित किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है। कहा गया वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति या पद्धति का प्रयोग किया था? तो कौन था? बाबर था भाई। ठीक है, कहा गया बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में आपके तुलगमा युद्ध नीति, कौन सी? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ऐसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति, कौन सी विधि? उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया। बाबर ने कहा गया तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की। किससे? उज़्बेकों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा इसे समाप्त किया गया था? तो क्या बोलोगे? कुतुब मीनार। इसके बारे में बात हो रही, कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब? तो आप कहेंगे 1206 से लेकर 1210 कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, है ना? तो और उसके बाद करवाया, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। कहा गया कुतुब मीनार लाल और बलुए पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सबसे ऊंची मीनार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुतुब मीनार में बाद में मरम्मत किसने करवाई थी, बताए? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, लेकिन इसमें फिरोज शाह तुगलक, 3 लोगों का हाथ है। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में मरम्मत करवाई थी, क्योंकि इसकी चौथी मंजिल भूकंप के कारण टूट फूट गई थी। तो चौथी मंजिल की मरम्मत और 5वीं नई मंजिल का निर्माण भी करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे निम्न में से अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो दशवंत जी थे। कौन थे? दशवंत जी। कहा गया दशवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर के 9 रत्न भी हुआ करते थे। कितने रत्न? तो आप कहेंगे 9 रत्न। ठीक है, कौन कौन से वो रत्न थे भाई साहब? अबुल फजल जी थे, फैजी जी थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे मियां तानसेन जी थे। उसके बाद राजा बीरबल जी भी थे। उसके बाद आप देखें राजा टोडरमल जी भी थे। उसके बाद देखें राजा मानसिंह जी भी थे। उसके बाद आप देखोगे अब्दुल रहीम खाने खाना भी था। उसके बाद आप कहेंगे हकीम हुकाम भी था, और मुल्ला दो प्याजा भी था। कौन था? मुल्ला दो प्याजा भी था। अब इनको याद करना आपकी ड्यूटी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको इसीलिए देखो, जब कोई चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है तो वो जल्दी आसानी से याद हो जाती है। इसलिए मैंने आपको रंग बिरंगे तरीके से देने का प्रयास किया, ताकि आपको और ज्यादा दिक्कत ना हो पाए। आ जाओ भाई। आगे जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह। आ जाओ भाई। हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्हें के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित हुआ। तो किसके? तो ठुमरी। कौन सा? ठुमरी। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी के महान संगीतकार थे।
संगीतकार थे, उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर, किसकी, ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। अगर पूछ लिया जाए कि जौनपुर शहर को किसने बसाया और किसकी याद में बसाया, कहां चला गया जौनपुर, ये है, यहां से उठाते हैं, किसने बसाया, तो क्या बोलोगे, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने, तुगलक ने, किसकी याद में, जौना खां की याद में, अपने चचेरे भाई की याद में, किसकी, अपने चचेरे भाई, क्या कहते हैं उसे, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, बिन तुगलक। तो एमबीटी की याद में अब फिरोज शाह तुगलक ने एफएसटी ने एमबीटी की याद में इसे बसाया था जौनपुर को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी कहा जाता है। ठीक है ना, आ जाओ भाई, असली नाम इसका जौना खां ही था। ठीक है ना, चलो, इसलिए वहां का नाम जौनपुर रखा गया था। ठीक है, आगे 1359 में इसको बसाया गया था। कब, 1359 में, ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण कहां पर हो रहा है, गीत गोविंद, बादशाह नामा, किताब ए नरवश, या फिर आपके कहा गया है मुंतखाब उल तवारिक। तो क्या बोलोगे, यहाँ पर सही आंसर आपका आर क्या रहा है, तो आप कहेंगे किताब ए नौरश। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर कुछ प्रमुख किताबें दी गई हैं, जैसे गीत गोविंद जयदेव जी की है। ठीक है, किसकी, जयदेव जी की। बादशाह नामा आप कहेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी की है। ठीक है, किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल सादुती के बता दी गई। आगे आपके मुंतखब उल आपकी तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी की है। किसकी, अब्दुल कादिर बदायूनी की है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। यूपीएसआई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन, और यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये क्लास आप सबके लिए उपलब्ध है। तो आप सभी लोग इसे जानदार शानदार तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। कहा गया मुगल काल में अब भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू किया था, तो शेरशाह ने। किसने, तो आप बोलोगे शेरशाह। ठीक है, किसने, शेरशाह। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेरशाह सूरी नामक शासक ने शुरू किया। शेरशाह ने भूमि के माप के दंड 32 इंच या 39 अंगुल, आप अपने उंगुल रखते हो ना, 1 उंगुल 2 उंगुल ना, तो उसी तरह 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, तब सनाई चला करती थी। क्या, सनाई, तो सनाई की डंडी से किया जाता था। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था या भू माप पद्धति के पर आधारित थी। इनके समय कहा गया लगान, नगद या जिन्स या अनाज दोनों द्वारा देने की छूट थी। चाहे आप अनाज दे दो या नगद दे दो, है ना, दोनों में क्या थी, छूट थी। ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित 5 ऐसे फैक्ट जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, बता सकते हैं क्या, बताए 5 ऐसे फैक्ट जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या। अरे सबसे पहले जीटी रोड का निर्माण करवाया, है ना, शेरशाह सूरी ने काबुल से चटगांव तक एक सड़क बनवाई जिसे ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क पर यात्रियों की सुविधा के लिए सायरे या सराय भी बनाए गए थे बगल बगल में। रुपए का प्रचलन किया, चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा जाता था। ठीक है ना, और भूमि सुधार पर जब्ती प्रणाली या भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए शेरशाह सूरी ने भूमि और फसलों की विविधता के आधार पर उत्पादन में हिस्सा निर्धारित किया, है ना। हुमायूं को बहुत बार हराया, जैसे शेरशाह मुगलों को हराया और 1540 और दिल्ली पर कब्जा किया। उन्होंने हुमायूं को 2 बार 1539 और 1540 में चौसा, और 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में या लड़ाई में हराया था। याद रखेंगे क्या, इतनी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। शेरशाह ने कहा गया ग्रांड ट्रंक रोड किनको जोड़ने के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। किसको, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। ठीक है ना, याद रखोगे क्या, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए चलाया था। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज राइट
16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाया था ना। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था: प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य से सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना था और सासाराम को अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को अब जोड़ना था, है ना। अगर पूछा जाए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। कहां पर बोलोगे? सासाराम में स्थित है, ठीक है। कहां पर बोलेंगे आप सभी लोग? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे क्या? आगे आते हैं। इसकी एक मतलब पहचान भी है, क्योंकि एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कह देते हैं, ठीक है। इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। किसमें? इंडो इस्लामिक शैली में, ठीक है। इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अभी बताया था 1576 में। कब लड़ा गया? तो आप बताओगे यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576। इसमें अकबर की विजय और युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह था, ठीक है ना, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में? अभी बताया, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है। तो भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, जिसमें चांदी के सिक्के होते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया तथा भूमि माप के लिए 32 अंक या 39 अंगुल सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कागा आपके काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी किया, ठीक है। कागा इन गुरु ने सिख संप्रदाय, ठीक है, सिख संप्रदाय के एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। किसको? लंगर को बनाया। तो कौन थे? गुरु अमरदास जी। कौन? गुरु अमरदास। लंगर प्रथा लगभग 15वीं सदी में गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई। इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत। यह प्रथा कागा छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए चलाई गई थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि सिख संप्रदाय के पहले शासक से लेकर 10वें शासक तक को आपको एक क्रम में बताना हो तो बता सके? बताएं, पहला कौन था? तो क्या बोलेंगे? पहले शासक कौन थे? बोले तो कौन? गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? तो आप कहेंगे गुरु नानक देव जी। लिख लो भाई, गुरु नानक जी थे। फिर दूसरे इनके शिष्य अंगद, गुरु अंगद जी बने, अंगद, ठीक है। तीसरे गुरु रामदास जी, है ना, अमरदास जी, गुरु अमरदास। कौन? अमरदास, है ना, सुनते चलिएगा। चौथे गुरु रामदास थे। कौन थे चौथे? रामदास जी, है ना। आ दो भाई। और पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। कौन? अर्जुन जी, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। और छठवें हरगोविंद। कौन थे? हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय, सातवें हर राय जी, हर राय, गुरु हर राय। आठवें आप कहेंगे हरकिशन जी, आठवें हरकिशन जी, हरकिशन जी। और नवें आपके तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्हें इसी क्रम में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सिख धर्म की स्थापना तो 1469 से लेकर 1539 में गुरु नानक जी ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक जी ने, ठीक है, 1469 ईस्वी में, ठीक है। आओ दो भाई, आगे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, किसकी बात? कोहिनूर हीरा किस खदान से? तो आप कौन सी खदान का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर? तो आप कहेंगे एक ही खदान है जिसका हम नाम लेना चाहेंगे, वो है गोलकुंडा की खदान से। कहां से? गोलकुंडा की खान से। कोहिनूर हीरा दुनिया के सभी हीरो का राजा, जिसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के कोलूरू खान से निकाला गया था। गलती से भी कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से, कहां से? आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से, ठीक है। आगे आता है। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष,
131 में आ चुके हैं हम लोग। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर तथा अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम कन्नौज 1540 के युद्ध में पराजित किया। इनके बारे में सब कुछ बता दिया गया। कहा गया किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी? तो आप क्या कहेंगे? इनका नाम कौन भूल सकता है? बलबन, है ना, बलबन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बलबन का शासनकाल कब से कब तक और बलबन के बारे में कम से कम 10 ऐसे फैक्ट जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, पता कौन? तो बलबन। गयासुद्दीन बलबन बलबनी वंश का संस्थापक तथा गुलाम वंश का 9वां शासक था। इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए रक्त और लौह कठोर नीति अपनाई। बलबन ने सुल्तान के पद को ईश्वरीय पद बताया। क्या बताया? ईश्वर के समान बताया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा या आपके तुर्कान चैलगानी को भी नष्ट कर दिया था। क्या? चैलगानी को भी नष्ट कर दिया। रक्त और लौह की नीति लाता है ना। कहा गया जिले इलाही उपाधि धारण करता है, ठीक है ना। जासूसों का नेटवर्क बनाता है भाई साहब की कोई कहीं पर हमारे खिलाफ बोल ही ना सके, ठीक है। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बंगाल ने कई मंगोल आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक भी दिया था। आगे आते हैं। और किस कारण बलबन को इनका शासनकाल 1266 से लेकर के कब से, लिखो भाई, कहा गया 1266 से लेकर 1287 तक रहा। कब? 1287 तक रहा। ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। ठीक है। सिजदा और पैबोस की नीति लेकर आया था कौन? सिजदा और पैबोस की नीति कौन लेकर आया था? और सिजदा और पैबोस का मतलब क्या होता है? तो क्या बोलोगे? बलबन लेकर आया था भाई। कौन? बलबन लेकर आया था सिजदा और पैबोस की नीति, ठीक है। तो क्या करना होता था? सिजदा का मतलब था कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल झुककर माथा जमीन पर टेकना, और पैबोस का सुल्तान के पैरों को चूमना था, ठीक है ना। उनसे चूम कर उनके पैरों को अपने ओठों से चूमे और फिर बताएं कि मैं आपका एक सैनिक हूं, है ना, एक नौकर हूं, ठीक है ना, जो भी कह सकते हो वहां पर। आ दो भाई। कहा गया किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नामक कौन सी बात कही गई? टंका एवं जीतल नामक के सिक्के जारी किए? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके? इल्तुतमिश के। गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 गेंद तथा तांबे का जीतल, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा आरंभ किया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधित्व के रूप में दर्शाया था, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप बता सकते हैं क्या? 2-3 फैक्ट पता है? ऐसा कुछ है क्या जो इल्तुतमिश के बारे में हो? जल्दी से आ जाओ भाई। कुछ हो तो कमेंट करके बताना, जो भी कुछ आपको याद आए। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। खालसा का प्रवर्तन। आगे सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ किसकी बात कही गई? ओके। कहा गया खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उनमें आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना से गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब? 1699 में। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था भाई। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर के नाम से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया तथा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है।
अगर पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताएं। गवर्नर जनरल की बात की है तो क्या बोलोगे, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 का विद्रोह, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आगे आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, किसने पूर्ण करवाया, ओके। देखो शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। मरम्मत आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये होने वाला है। कहा गया कुतुब मीनार दिल्ली के लाल कोट के ऊपर स्थित बहुत ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में 1199 में शुरू करवाया और कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तथा उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को प्राप्त है। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल भी बनवाई थी। तो इसमें 3 लोगों का हाथ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपके इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहां पर है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि जामा मस्जिद का निर्माण या जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1556 में बनवाया था। कब, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1556 में बनवाया था, मतलब 1656 में बनवाया था। 1644 से यह शुरू हुआ था बनना और 1656 में ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे क्या इन चीजों को, याद रखें दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है ना। इसी को मस्जिद ए जहां नुमा भी कहा जाता है, ठीक है। मस्जिद ए जहां नुमा अगर पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जामा मस्जिद को ही कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के युद्ध लड़ा गया था। मराठों के बीच में लड़ा या मध्य में लड़ा गया था। तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया और इस युद्ध में वैसे तो मराठा सेना का सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति इसका सदाशिवराव भाऊ था। जबकि यूरोपीय प्रणाली में गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी कर रहा था। कौन, इब्राहिम खां गार्दी कर रहा था। युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में ही हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने हराया था, तो सुलेम सिको ने हराया था। किसने, सुलेम सिको ने हराया था। देखेंगे कहा गया 24 फरवरी 1658 को वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर का युद्ध हुआ। किसका, बहादुरपुर का युद्ध हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध भारत के मुगल शासक शाहजहां 1628 से लेकर 1658 के बेटे के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिको ने हराया था। इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो क्लास कैसी लग रही है। बाकी आपके आधुनिक भारत के लगभग क्योंकि 400 क्वेश्चन है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आधुनिक भारत इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो एक क्लास में आपको देंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अगर हम 400 में 140 घटाते हैं तो आप क्या कहेंगे, 260 क्वेश्चन बच रहे हैं लगभग, ठीक है। तो मतलब 250 क्वेश्चन के आसपास हम आपको एक क्लास में, कल वाली क्लास में जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी बातें होंगी वो कल वाले वीडियो में करेंगे। आज हमने आपको मध्यकालीन भारत के बारे में, यूपीएसआई 2025, यूपीपी 2025, यूपी होमगार्ड 2025 की वैकेंसी जो आने वाली है उन सब के लिए क्लास है, क्योंकि ये अपडेटेड बुक 2025 नवंबर 2025 तक की अपडेटेड है, क्योंकि आपके 2/11/2025 तक की सारी बातें इसमें जोड़ी गई हैं या रखी गई हैं, ठीक है।
ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले और बताते चले क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोगों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।